हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और मैं मान के चलता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, एटम की रेडियस की बात हो रही है यहाँ पर। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम्स के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स पढ़े थे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, ठीक है ना। तो एटम्स में आपने ऐसा देखो डिस्कस किया था वहाँ मैंने, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के पास देखो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है देखो, फिर देखो और भी इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बना दिया। अब देखो बच्चों, एटॉमिक रेडियस का मतलब समझो क्या होता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गया आप लोगों को। न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो भी होगा उसके बीच की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस होगी, ठीक है। अब देखो, एटॉमिक रेडियस को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एटम एक जगह रुका हुआ तो होता नहीं है। एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह रुका हुआ तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहता है, मतलब इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। दूसरी बात, एटम बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि आप नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते उसको। थर्ड, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वेव नेचर होता है पार्टिकल के साथ साथ। यह भी हम लोग ने पढ़ा हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्लियर। तो यहां पर इस चैप्टर में हम लोग एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, कैलकुलेट नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, किसकी एटॉमिक रेडियस कम है, ठीक है। अब वैल्यू नहीं निकालने वाले हम लोग। क्लियर हो गई बातें? चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया मैंने। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? 3 रीजन मैंने बताए कि एटम का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। दूसरी बात, एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो वही देखो, मैंने जो भी बताया वही देखो थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। बिकॉज क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? एटम बहुत ही स्मॉल होता है, एटम की कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं होती है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। यानी पूरे चैप्टर में हम लोग एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब, जैसे मान लो बोलेंगे पोटेशियम है और सोडियम है, किसकी रेडियस ज़्यादा होगी। ये नहीं बोलेंगे कि सोडियम की रेडियस कैलकुलेट करो या पोटेशियम की रेडियस कैलकुलेट करो, ये नहीं होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम में किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, किसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी, ये क्वेश्चन होगा। तो ये मैं भी बाद में डिस्कस करूंगा कि कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो जल्दी से आप नोट करिए। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते 3 रीजन की वजह से, लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेट बस एक कंडीशन में कर सकते हैं, जब वो कोई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। बॉन्डेड स्टेट में होगा। अब बॉन्ड जैसे जब कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जब एटम क्या करे, मेटालिक बॉन्ड बना दे, जब एटम क्या करे, वैन डर वाल्स फोर्स के अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ हो, तब आप लोग इस रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सिर्फ एक एटम है तो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको यहां तक क्लियर हो गया है। अब बॉन्ड की बात अगर हम करें कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो ये बात आएगी जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्ट बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, तो वहां हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको बस इतनी चीजें याद रखनी है, तो नोट करिए जल्दी से आप लोग इसको। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो कोई बॉन्ड बनाएगा एटम, तब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से बॉन्ड बनाएगा देखो यहाँ पर। तो पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कोवलेंट रेडियस के बारे में, ठीक है, कि कोवलेंट रेडियस क्या होती है। फिर इसके बाद देखो सेकंड नंबर में बताऊंगा आप लोगों को
मेटालिक रेडियस के बारे में, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। थर्ड नंबर पर देखो मैं आपको बताऊंगा वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर में मैं आपको बताऊंगा आयोनिक रेडियस के बारे में। तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे 4 टाइप्स की होगी। कोवलेंट रेडियस क्या होगी, जब कोई भी एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तब आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मेटालिक रेडियस मतलब जब एटम क्या करेगा, मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। वैन डर वाल्स रेडियस मतलब क्या होगा, जब एटम क्या होगा, जब वैन डर वाल्स फोर्स से जब अट्रैक्शन पे होगा, ठीक है। और आयनिक रेडियस मतलब जब वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बॉन्ड जैसे हो गया NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहले मैं देखो इन तीनों के बारे में डिस्कस करता हूँ, आयनिक के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखो जब भी एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो मैं आपको ये बताऊंगा कब, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ये सब यहाँ पे यूज भी नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो मैं बस इतनी चीज बताना चाहूंगा कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दो एटम क्या करते हैं, इस टाइप से जुड़ जाते हैं, इस टाइप से। इसको ओवरलैप बोलते हैं, इतना टेंशन मत लो। ऐसे एटम जुड़ते हैं तो इस बॉन्ड को ऐसे बोलते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। अभी आप इतना मानो, ठीक है। अब देखो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, इस एटम के सेंटर से और इस एटम का जो सेंटर होगा इसके जो बीच की डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। DC मतलब कोवलेंट डायमीटर। तो ये है अगर डायमीटर, तो रेडियस क्या होगी बच्चों, तो इसकी जो रेडियस होती है कोवलेंट रेडियस वो क्या होगी, डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, कोवलेंट डायमीटर डिवाइड बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों मेटालिक रेडियस क्या होती है। तो मेटालिक रेडियस जब दो एटम जब मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं तो इस टाइप से जुड़ जाते हैं, देखो इस टाइप से। तो ये एक एटम हो गया और ये दूसरा एटम हो गया, समझे? चलो अच्छी बात है। अब इस टाइप से क्यों जुड़ते हैं, इसमें इस टाइप से क्यों जुड़ते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, ठीक है। तब ये वहां पे डिस्कस होगा, तो इसमें बात के लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब देखो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DM, यानी डायमीटर है किसकी, मेटालिक बॉन्ड की। तो यहां से बताओ देखो बच्चों मेटालिक रेडियस कैसे आएगी, तो जो मेटालिक रेडियस होगी वो होगी डायमीटर डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो वैन डर वाल्स रेडियस क्या होगी, वैन डर वाल्स जो फोर्स लगता है ना वो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। देखो कैसे, मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसा है, ये एक मॉलिक्यूल दिया है, कोई भी मॉलिक्यूल, मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मान लिया या फिर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल मान लो, कोई भी मॉलिक्यूल मान लो। दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लिया मैंने, मान लो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि Cl2 में 2 क्लोरीन होंगे और यहाँ पे भी Cl2 में 2 क्लोरीन है। तो Cl2 के अंदर होता है कोवलेंट बॉन्ड, बट एक Cl2 का दूसरे Cl2 के बीच में होता है वैन डर वाल्स फोर्स। अभी कैसा फोर्स होता है, ये किस टाइप से आता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है ना। तो बस आपको यहाँ पे इतना समझना है कि वैन डर वाल्स रेडियस होती क्या है। तो ये वाला देखो यहाँ से इसके सेंटर से लेके इसका जो सेंटर होता है ना, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस आ रही है, इसको बोलते हैं डायमीटर वैन डर वाल्स फोर्स की। तो रेडियस क्या होगी, वैन डर वाल्स रेडियस क्या होगी, डायमीटर वैन डर वाल्स का डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब बच्चों देखो तुम लोग थोड़ा सोच कर देखो कि कोवलेंट रेडियस ये हो गई, ये मेटालिक रेडियस हो गई और ये वैन डर वाल्स रेडियस हो गई। तो बताओ बच्चों कौन सी रेडियस सबसे ज्यादा होगी, जिसकी डायमीटर ज्यादा होगी। किसकी डायमीटर सबसे ज्यादा दिख रही है आपको, देखो थोड़ा लॉजिक लगा के सोचो। तो देखो ये ज्यादा डिस्टेंस दिख रही है आप लोगों को, तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या होगा, वैन डर वाल्स रेडियस जो होती है सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्या होगा मेटालिक रेडियस, उसके बाद क्या होगा कोवलेंट रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवलेंट रेडियस। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आपसे अगर ये पूछे कि बताओ देखो कि कोवलेंट रेडियस यानी कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मैंने आपको पहले बताया था। जो कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, जितने भी क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब मैं बात करूं मेटालिक बॉन्ड कौन बनाता है, जो मेटल्स होते हैं, ये वाली रेडियस मेटल में मिलती है, तो ये होता है मेटल्स में।
क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। वैन डर वाल रेडियस किसकी होती है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे किस में होगी, ये जनरली किस में होगी, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हो गया, समझ रहे हो? यानी वैन डर वाल रेडियस सबसे ज्यादा होगी, फिर मेटालिक, फिर कोवेलेंट रेडियस। अब देखो मैं इसका यूज और बताने वाला हूं, पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया कि वैन डर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद मेटालिक रेडियस होती है, उसके बाद क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है। ठीक है, वैन डर वाल रेडियस किसमें होती है, इनर्ट गैस में होती है। मेटालिक रेडियस मतलब मेटालिक बॉन्ड कौन बनाता है, मेटल्स बनाते हैं, है ना। और कोवेलेंट रेडियस किसमें होती है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कौन बनाता है, नॉन मेटल्स बनाते हैं। तो ये हो गया, यानी इनर्ट गैस की रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद मेटल्स की होगी, उसके बाद क्या होगी, नॉन मेटल्स की होगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। आप लोगों ने ऐसे देखा होगा पीरियोडिक टेबल को, आपको याद भी होगा, मैंने याद करवाया था। ठीक है, तो ये हो गई पीरियोडिक टेबल। मैंने ऐसे बोला कि ये देखो, ये लिख दिया सोडियम, एक मैंने चलो एक पीरियड लिख देता हूँ, सोडियम हो गया, ये मैंने मैग्नीशियम लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है और आर्गन होता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये बच्चों देखो क्या है, ये मेटल्स हैं, तो इनकी कौन सी रेडियस हो जाएगी, मेटालिक रेडियस हो जाएगी। ये क्या है, देखो नॉन मेटल्स हैं, इनकी क्या होगी, नॉन मेटालिक रेडियस होगी। मैंने पूछा आर्गन क्या होगा, ये इनर्ट गैस है, तो इसकी क्या होगी, तुम्हारी वैन डर वाल रेडियस होगी। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ बच्चों, सोडियम ले लिया मैंने और क्लोरीन ले लिया और मैंने आर्गन ले लिया, बताओ किसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। तो आप बोलोगे कि ये क्या है, मेटल है, मतलब इसकी क्या है, मेटालिक रेडियस है। और ये क्या है, इनर्ट गैस है, मतलब इसकी क्या होगी, वैन डर वाल रेडियस होगी। तो इनर्ट गैस की रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, तो इनर्ट गैस की रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, यानी आर्गन की रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद कौन हो जाएगा, मेटालिक रेडियस, मतलब क्या होगा, मेटल तुम्हें लेना है। उसके बाद नॉन मेटालिक रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। देखो तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा साइज का, या फिर बोल सकते हो रेडियस का। क्या मेरी बात यहाँ से समझ में आ रही है? तो साइज और एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर समझ में आ गया आप लोगों को। अभी तो मैंने ऐसे बस 3 एलिमेंट लिए, सोडियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, आर्गन ले लिया, यानी एक मेटल ले लिया, एक नॉन मेटल ले लिया, एक इनर्ट गैस ले ली। लेकिन अगर मैंने पूछा कि बताओ बच्चों, सोडियम और मैग्नीशियम 2 लिए, इन दोनों तो मेटालिक रेडियस है, अब इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, तो अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, पेशेंस रखिए। ठीक है, मैंने पूछा सल्फर और क्लोरीन दिया हुआ है, दोनों ही नॉन मेटल है, अब इन दोनों में किसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। या फिर मैंने बोल दिया कि आर्गन है, मान लो इसी के ऊपर क्या है, हीलियम दिया हुआ है, या फिर सो नियान दिया हुआ है इसके ऊपर, है ना, फिर इसके ऊपर हीलियम है। अब बोलेगा बताओ इन तीनों में किसकी सबसे ज़्यादा रेडियस होगी, क्योंकि तीनों ही इनर्ट गैस है। तो अब मैं देखो डिस्कस करने वाला हूँ कि मेटल मेटल में अगर कंपेयर करना हो, नॉन मेटल में करना हो, तो तब कैसे कंपेयर करोगे आप। ठीक है, तो जल्दी से पहले से आप इस पार्ट को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, एटॉमिक रेडियस का जनरल ऑर्डर की मैं बात करता हूँ कि जनरल ऑर्डर हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पर। जैसे देखो मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को बना दिया, ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इमेजिन करना कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सबको लिखना आता होगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैंने पूछा कि यहाँ पर अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूँ, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊँगा, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया, लिख दिया मैंने पोटेशियम है। तो मैंने बताया तो सोडियम और पोटेशियम में बताओ किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, किसका साइज ज़्यादा होगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, देखो कैसे डिसाइड करोगे। जैसे मैंने सोडियम लिया, सोडियम में क्या होता है, शेल कम होगी, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया मान लो। अब न्यूक्लियस हो गया तो क्या होगा, सोडियम में क्या होता है, 3 शेल होती हैं, ये पहली हो गई, ये दूसरा हो गया और ये थर्ड हो गया। यही तक होगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर 1 हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है,
चौथे में लिख भी देता हूँ उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ध्यान से देखो आप लोग। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेता हूँ मैं, होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। देखो यहाँ पे 3 शेल होती, 3 शेल मैंने बना दिया। अब देखो इसकी रेडियस कितनी है, देखो यहां से लेके क्या होगी, यहां से लेके यहां तक होगी, इसी को बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, देखो पोटेशियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूं। पोटेशियम क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, उसके बाद क्या होगा 4s1 होगा। इसके पास जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 19 होते हैं। देखो 19 है, 2 2 4 और 6 कितना होगा 10 2 12 6 18 और एक 19 हो गया। यानी इसके पास कितनी शेल है, 4 शेल है। 4 शेल मतलब क्या होगा, ये पोटेशियम में बना रहा हूँ, ठीक है, ये पहली शेल हो गई, ये दूसरी शेल हो गई, ये तीसरी शेल हो गई और ये चौथी शेल हो गई, है ना। अब इसका साइज देखो कितना बड़ा हो गया, इसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब किसका साइज बड़ा है, किसकी रेडियस बड़ी आ रही है, इसकी वाले की बड़ी आ रही है। क्यों बड़ी आ रही है, क्योंकि इसमें शेल ज़्यादा है। इसमें शेल 3 है जबकि इसमें शेल कितनी है, 4 है, तो इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहां से देखो मैं एक रूल बनाया, क्या रूल्स है कि अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे, तो जैसे तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, शेल इंक्रीज करेगी, समझे। और शेल इंक्रीज करेगी इसका मतलब क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। साइज मतलब क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगी। अभी क्लियर है आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है। यानी मैं बोलूं टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा, साइज इंक्रीज करता है, समझ आई बात। या फिर देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसी पार्ट को बना देता हूं, ध्यान से देखो, टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज करता है। यानी बोल दिया सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, इन तीनों में किसका साइज बड़ा होगा। तो आप इजीली बता सकते हो कि सोडियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, पोटेशियम उससे बड़ा होगा, रूबिडियम उससे बड़ा होगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है। और मैंने पूछ सकता हूँ, और जैसे मैं पूछ सकता हूँ, मान लो यहाँ पर है नाइट्रोजन दिया है, फॉस्फोरस दिया है, मैंने पूछा था नाइट्रोजन फॉस्फोरस में किसका साइज बड़ा होगा, तो बहुत आराम से बता सकते हो, नाइट्रोजन से ज़्यादा साइज किसका होगा, फॉस्फोरस का होगा। मैंने पूछा बता बच्चों यहाँ मैग्नीशियम दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम दिया हुआ है, बताओ मैग्नीशियम और कैल्शियम में किसका साइज बड़ा होगा। तो बोलोगे मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा और कैल्शियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जनरल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इसमें कई एक्सेप्शन भी है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी एक्सेप्शन होंगे वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। बाकी सब में यही फंडा लगाओगे। फंडा क्या है कि लेफ्ट टू राइट, अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो शेल बढ़ेगी, शेल बढ़ेगी तो साइज इंक्रीज करेगा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। तो बच्चों देखो अभी मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया आप लोगों को, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट मतलब अगर मैंने पूछा बताओ सोडियम और मैग्नीशियम इन दोनों में किसका साइज ज़्यादा होगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शेल क्या है, सेम है। यानी जब पहला पॉइंट चेक करोगे, पहला पॉइंट सेम है, उसके बाद क्या करोगे, सेकंड पॉइंट चेक करोगे। यानी ये जब शेल क्या होगी, सेम होगी, शेल सेम है तब ये वाला पॉइंट देखोगे, शेल अलग है तो यही वाला पॉइंट से आ जाएगा आंसर आपका। चलो मैं मान लिया कि शेल सेम है, ठीक है, शेल सेम। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, मान लो सोडियम ले लिया और मैंने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। मैंने बताओ किसका साइज बड़ा होगा। तो अब देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा, कैसे सोचेंगे, देखो ध्यान से। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। कन्फिगरेशन क्या होगा, ये आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 आएगा। जबकि यहाँ पे देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 आएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर सोडियम बनाता हूँ, देखो यहाँ पर 3 शेल बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये क्या है, न्यूक्लियस है इसका, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, इसका न्यूक्लियस बना दिया। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मैंने पहली शेल बना दी, यहाँ पे मैंने पहली शेल बना दी, यहाँ पे 3 शेल है, ये मैंने सेकंड शेल बना दी, ये मैंने थर्ड शेल बना दी, यहाँ पे मैंने क्या बना दी, सेकंड शेल बना दी और यहाँ पे मैंने थर्ड शेल बना दी। मैं ये बोल रहा हूँ इसके एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इसके सेंटर से लेके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इसके बीच की डिस्टेंस होगी, इसकी रेडियस भी क्या होगी, इसके सेंटर से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन तक के बीच की डिस्टेंस होगी।
लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये वाली रेडियस थोड़ी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अट्रैक्शन फोर्स के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, ठीक है ना। इसमें जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि सोडियम में क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, जबकि इसमें क्या है 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने का मतलब है कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े पास में आ जाएंगे एज कंपेयर टू दिस वाले केस के, ठीक है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े पास में आएंगे तो उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी इसका साइज डिक्रीज करेगा मतलब इसका साइज ज़्यादा हो गया। तब कैसे डिसाइड करोगे, देखो यहाँ पर ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने से मतलब इसका थोड़े एटम क्या आएंगे, पास में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। पास में आने से साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यानी इसका लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक कि अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे शेल क्या होती है, सेम होती है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव मतलब हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब अट्रैक्शन फोर्स, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने से साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि शेल बराबर है दोनों में। और अट्रैक्शन फोर्स जहां से इलेक्ट्रॉन थोड़े से न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा तो पास में चले जाएंगे, और पास में जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसलिए हम बोलेंगे यहां पर क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा। साइज डिक्रीज करेगा मतलब बोल सकते हैं यहां पे क्या होगा, रेडियस डिक्रीज करेगी, है ना। यानी रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ, जो जितना ज्यादा लेफ्ट में होगा उसकी रेडियस उतनी ज्यादा होगी। जैसे यानी इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर देखो ये ऑर्डर आ गया। यानी अगर मैंने पूछा बताओ सोडियम और मैग्नीशियम किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी, तो बहुत आसानी से बता सकते हो। ये लिखा सोडियम और ये लिखा मैग्नीशियम, दोनों में शेल बराबर है तो सोडियम की रेडियस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक है। सेकंड नंबर देखो, पोटेशियम और कैल्शियम में बताओ, पोटेशियम ज्यादा होगा, बहुत अच्छी बात है। और जैसे बच्चों देखो बी सी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में बताओ किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आराम से बता सकते हो कि बोरॉन लिखा है, कार्बन लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है ना, और फ्लोरीन लिखा हुआ है। किसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, बहुत ही आसानी से बता सकते हो, इसकी रेडियस क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जनरल ऑर्डर है कि टॉप टू बॉटम जाने पे शेल बढ़ेगी, शेल बढ़ेगी तो रेडियस इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा से रेडियस डिक्रीज करेगी। तो आपको ये एरो याद रखना है, यानी एरो का मतलब ये नीचे जाने पे बढ़ रहा है और यहां पर इस साइड जाने पे बढ़ेगा। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको पहले तो बच्चों देखो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस मतलब जब कोई आयनिक बॉन्ड बनाएगा, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, तो NaCl में Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। KCl में क्या होता है, K पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। KBr में क्या होता है, K पे प्लस चार्ज होता है, Br पे माइनस चार्ज होता है। तो आयंस आ गए ना तुम्हारे, K प्लस, Na प्लस, Mg प्लस 2, Cl माइनस, Br माइनस। अब इनकी रेडियस आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो देखो जैसे बच्चों ये पीरियोडिक टेबल है ना। अभी मैंने आपको डिस्कस किया आयनिक रेडियस भी देखो इसी सेम टाइप से है कि अगर आप टॉप से बॉटम जाओगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, यस शेल इंक्रीज करती है। शेल इंक्रीज करेगी तो साइज बढ़ेगा, यानी रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सिंपल सा। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास में आने लगेगा, और पास में आने लगेगा तो क्या होगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, यानी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। यानी ये जनरल ऑर्डर क्या हो गया, ये जनरल ऑर्डर हो गया इसका। ये देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो बच्चों का मैंने आपसे पूछा कि बताओ Na+ लिख दिया, ठीक है, सोडियम और सोडियम प्लस, बताओ किसकी रेडियस ज़्यादा होगी। तो आपको क्या लगता है
एक एटम क्या है तुम्हारा, सेम एटम है दोनों, बट एक पे चार्ज एक पे चार्ज नहीं है, किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? देखो यहाँ पर जेड इफेक्टिव का काम आएगा, ध्यान से देखो, पहले शेल भी देख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 3 शेल, देखो ये 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है और 3s1 है। इसके पास देखो 3 शेल है, जबकि इसके पास देखो क्या है, 1s2 है, 2s2 है और 2p6 है। ये इसके पास देखो सिर्फ 2 ही शेल है, तो इसमें शेल ज़्यादा रेडियस ज़्यादा, मतलब Na+ और Na में किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? सोडियम की ज़्यादा होगी। वैसे मैं बोल सकता हूँ, बताओ बच्चों, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम +2 में किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? तो अब चेक करके देखो, ऐसे ही इसके पास 3 शेल आएगी, इसके पास 2 ही शेल आएगी, तो इसकी रेडियस ज़्यादा होगी। देखो बहुत ही आसान है। थर्ड मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है और एल्यूमिनियम +3 लिखा हुआ है, किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? बताओ, साइज़ किसका ज़्यादा होगा? एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा। ये आप समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर कर रहे हैं? चलो बहुत अच्छी बात है। मैं रफ कर दूँ इसको, रफ कर दूँ ना? चलो ठीक है, मैं रफ करता हूँ। अब देखो इसी में थोड़ा सा और देखो चेंज करा। वैसे मैंने अगर मान लो पूछा कि मैंने बोल दिया कि मान लो ये Na+ लिखा हुआ है, Mg+2 लिखा हुआ है और एल्यूमिनियम +3 लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने पूछा बताओ इसमें बच्चों किसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 13 है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिया गया, तभी तो प्लस चार्ज आया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, 12 थे लेकिन 2 निकाल लिए गए, तो इलेक्ट्रॉन 10 है क्योंकि प्रोटॉन 12 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 10 है क्योंकि 13 थे, 3 निकाल दिए गए, कि प्रोटॉन कितने हैं, 13 है। यानी ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जब मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता रहा था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने वो वाला 2 बार लेक्चर देखा है, मुझे आपने उन लोगों ने बोला था, तो मैं मान के चला हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पहले से आता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इस देखो यहाँ पर सब में देखो इलेक्ट्रॉन 10 है, लेकिन यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि यहाँ पे 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। कौन ज़्यादा खींचेंगे? ये ज़्यादा खींचेंगे, इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। और इसमें अट्रैक्शन, देखो ये अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर क्या होगा, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर मैं बोल रहा हूँ ये होगा। इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी रेडियस साइज ज़्यादा होगा। साइज किसका ज़्यादा होगा? Na+ का, क्योंकि जेड इफेक्टिव के अगर शेल सेम है तो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में मेरी बात को? यानी इसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स तीनों में सेम है। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर नहीं दोबारा रिपीट करके देखना लेक्चर को, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार देखो, हो जाएगा क्लियर। अब देखो मैं सेकंड चीज देखो मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान सुनना। अब सेकंड में बता रहा हूं कि मान लो मैंने यहां पे क्या ले लिया, O+ ले लिया, O ले लिया और O- ले लिया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम किया था, अब मैं प्रोटॉन सेम करता हूँ। प्रोटॉन सेम मतलब इसमें अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके पास एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 8 है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, प्रोटॉन भी कितना है, 8 है, जबकि इसमें प्लस मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 और प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 है। ओके, अब अगर तुम ध्यान से देखो, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 8 प्रोटॉन 7 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 8 प्रोटॉन 9 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन अट्रैक्ट ज्यादा होंगे, किस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है तो वो खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ रहे हो? यानी प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस के बाहर है। तो इसमें देखो यहाँ पे 8 लोग मान लो 7 को खींच रहे हैं, यहाँ पे 8 मिलकर 9 को खींच रहे हैं, तो ये लोग ज्यादा खींच पाएंगे, है ना। तो इसमें बोल रहा हूं मैं जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी, और जेड इफेक्टिव अगर इसमें ज्यादा है तो साइज किसका ज्यादा होगा, O- का। यानी ये ऑर्डर किसका हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा साइज का। समझो बेटा इस बात को, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यानी मैं यहां से एक रूल बना सकता हूं। एक रूल क्या बना सकता हूं कि अगर एलिमेंट सेम है तो जिसमें माइनस चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज ज्यादा होने से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा,
प्लस चार्ज ज़्यादा होने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो यहां पे मैं एक रूल बना के लिख देता हूं, समझो इस बात को। अब देखो रूल्स क्या होगा, इफ एलिमेंट सेम है, अगर एलिमेंट सेम दिया हुआ है तब क्या होने वाला है, देखो यहां पर ध्यान से, अगर एलिमेंट सेम है तो साइज ज्यादा किसका होगा, साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये लगा तब सकते हो जब एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं एग्जांपल लिया, से मान लो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने बोला बता बच्चों Cr+3 दिया हुआ है और Cr+6 दिया हुआ है, किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, तो बिना सोचे समझे एलिमेंट सेम है तो इसका साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना, बहुत आसान। और देखो बच्चों, मैंने पूछा बता बच्चों मैग्नीज +2 है, Mn+4 है, Mn+6 है और Mn+7 है, बताओ किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। बहुत ही आसान है, जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि ये +2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया साइज का ऑर्डर हो गया। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, और मैं पूछ सकता हूं कि मान लो O लिखा हुआ है, O- लिखा हुआ है, O-2 लिखा हुआ है, बताओ किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसमें माइनस चार्ज ज़्यादा होगा, अगर एलिमेंट सेम है तो ये क्या हो गया, साइज का ऑर्डर हो गया। तो बड़ा जल्दी से नोट कर लो आप लोग इसको, ठीक है, उसके बाद मैं आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ, ठीक है इधर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आया उसको सोचो पहले। यानी आपको क्या करना है, देखो आपको 3 बातें ध्यान से देखनी, सिर्फ 3 बात। जब भी क्वेश्चन मिले कि बताओ किसका साइज ज़्यादा है, किसका साइज कम है, किसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, किसकी एटॉमिक रेडियस कम है, कंपेयर करो। कैलकुलेट करने पे नहीं पूछा गया, सिर्फ कंपेयर करने में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 3 बातें याद रखनी है, सिर्फ 3 बातें और कुछ नहीं। 3 बातें क्या होंगी, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले एक्सेप्शन को चेक करना है। अब एक्सेप्शन क्या होते हैं, ये मैंने आज एक भी एक्सेप्शन डिस्कस नहीं किया है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसके जस्ट बाद में डिस्कस करूंगा एक्सेप्शन के बारे में। तो आज आप लोग यहां तक पढ़ना, फिर मैं एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्सेप्शन चेक करोगे कि क्वेश्चन एक्सेप्शन से तो नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन एक्सेप्शन से दिया हुआ है तो अब एक्सेप्शन में बताऊंगा कैसे करना है, उसको आपको वैसे ही करना है। अगर मान लो एक्सेप्शन से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या चेक करोगे, शेल, जिसमें शेल ज्यादा होगी उसका क्या होगा, साइज ज्यादा होगा, मतलब उसकी क्या होगी, रेडियस ज्यादा होगी, ठीक है। अगर मान लो शेल भी सेम है, एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन नहीं है, शेल भी मान लो सेम दी हुई है, तब तीसरे नंबर पे क्या डिसाइड करोगे, जेड इफेक्टिव, जिसमें जेड इफेक्टिव सेम है उसका क्या होगा, मतलब जिसमें जेड इफेक्टिव कम है उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर भी देखो जेड इफेक्टिव वाला फंडा ही तो लगा रहे हैं हम लोग, जिसमें देखो एलिमेंट अगर सेम है, जिसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसमें जेड इफेक्टिव कम होगा, देखो वही वाला फंडा आ गया, जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज ज्यादा होगा, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, यानी साइज डिक्रीज कर जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया मैंने, यहाँ पे जेड इफेक्टिव वाला ही फंडा लगा हुआ है। तो बोलूँगा इतना सब लॉजिक समझने से अच्छा ये बस 3 चीजें समझ लो। सबसे पहले चेक करना एक्सेप्शन से क्वेश्चन नहीं है, एक्सेप्शन मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ वेट करना आप लोग। सेकंड नंबर पे क्या देखोगे, एक्सेप्शन से क्वेश्चन नहीं है मान लो, अगर एक्सेप्शन से क्वेश्चन है तो वही करोगे जो मैंने बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर नहीं है तो मान लो शेल, जिसमें देखो शेल ज्यादा रेडियस ज्यादा, शेल भी मान लो सेम है, तब क्या देखोगे, जेड इफेक्टिव कम रेडियस ज्यादा। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको।